से भागना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी एक इम्तिहान है और हमें इस इम्तिहान को पास करना ही पड़ता है। स्वागत है आपका आप ही के शो में जिसका नाम है क्या बात है, और मैं हूँ आपकी होस्ट सुषमा। आज हम आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और कुछ ख़ास लोगों से मुलाकात, जिनसे मिलकर आप कहेंगे क्या बात है। दोस्तों, इंश्योरेंस का हमारी ज़िंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है ये हमें तब पता चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं। इंश्योरेंस के और भी फ़ायदे बताएंगी हमारी इंश्योरेंस की एक्सपर्ट अंजलि कोचर। कनाडा में आने वाले प्रवासियों को बहुत कुछ नया करना व सीखना पड़ता है। इंश्योरेंस भी कुछ ऐसा ही विषय है जिसके बारे में बहुत से लोग जानते तो हैं लेकिन पूर्णता नहीं। लाइफ इंश्योरेंस तो एक लाइफ इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट ही है। जब हम इंडिया में थे वहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। हम अपने पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं और यूजुअली घर जो होते हैं वो पेड ऑफ होते हैं, तो आपको फिक्र नहीं होती है कि मेरी फैमिली का मेरे बाद क्या फाइनेंशियल सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप आते हैं, घर खरीदते हैं, मॉर्गेज होती है, आगे बच्चों के लिए कितनी पैसों की ज़रूरत है एजुकेशन के लिए, और आपके स्पाउस को अगर वो काम नहीं करते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग इनकम को रिप्लेस करने के लिए कि कितने पैसे चाहिए होंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियली सिक्योर करनी पड़ती हैं चीज़ें, जो हमें इंडिया में शायद इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, तो आपको ये सारा देखना है कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली कैसे ये सब मैनेज करेगी, घर की पेमेंट्स कैसे होंगी। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपके लिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इंश्योरेंस की ज़रूरत तो समझ में आती है, लेकिन कितनी इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ये अगला अहम प्रश्न है। इसमें जब आप लाइफ इंश्योरेंस बाय करते हैं, सबसे मेन फैक्टर होता है कि आपकी टोटल नीड्स कितनी है। टोटल नीड्स कवर करने के लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस बाय करनी है। डिफरेंट टाइप के प्लान्स हैं। टर्म इंश्योरेंस एक प्लान है और एक परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस है। नंबर वन रीज़न इज़ कि आपको टोटल कितनी लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। सेकेंड रीज़न इज़ कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं मंथली पेमेंट्स। सो उसको देख के, जैसे आपका कैश फ्लो है मंथली, उसको स्टडी करके देन हम सजेस्ट करते हैं कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेनी है कि परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस लेनी है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस होती है कि फिक्स टर्म के लिए आपको प्रीमियम जो है आपका फिक्स है, उस टर्म के बाद आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। और मैक्सिमम जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होते हैं वो एज 85 तक जाते हैं, उसके बाद कोई कवरेज नहीं होती है। परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस होती है जिसमें आपका प्रीमियम सेम रहता है और वो लाइफ टाइम के लिए होती हैं, एज 100 तक के लिए कवरेज होती है। सो जब कैश फ्लो थोड़ा टाइट होता है तो हम रेकमेंड करते हैं कि आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करें और उसके बाद आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में, जिसमें आपको कोई मेडिकल अंडरराइटिंग नहीं होती है कन्वर्जन के टाइम पे। एंड परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जैसे इंडिया में प्लान्स होते थे जिसमें कैश वैल्यूज़ होती हैं, सो परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में वो ऑप्शन है जिसमें आप कैश वैल्यूज़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं और हर साल आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। तो इट इज़ समथिंग लाइक पीपल गॉट इन इंडिया एज वेल, बट डिपेंड करता है कि आपकी मंथली अफोर्डेबिलिटी कितनी है, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस से स्टार्ट करना है या परमानेंट से, और मे बी थोड़ी टर्म लाइफ इंश्योरेंस एंड थोड़ी परमानेंट, लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ये तो थी कुछ जानकारी अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, लेकिन कनाडा में आकर आप अपना भविष्य भी सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंजलि ने स्वयं का किया, और अब अपनी कंपनी फ्रीडम 55 की ओर से कई नए लोगों को नौकरी देकर उनका भी कर रही हैं। देखिए, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इस करियर में अपने आप को सेटल करना। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। आई मूव्ड हियर इन 2001, और जब मैं आई तो एक्सेप्ट वन फ्रेंड मैं किसी और को जानती भी नहीं थी, एंड मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई तो आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी। इवन दो मैं किसी को भी नहीं जानती थी कनाडा में, मेरी कोई नेचुरल मार्केट नहीं थी, एंड मैंने अपना ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया, एंड अभी तक 12 साल हो गए हैं एंड आई एम स्टिल डूइंग इट एंड आई हैव एंजॉयड इट बिकॉज इससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इतनी कैनेडियन फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग में। एंड मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं लाइफ इंश्योरेंस बेच रही हूँ। मैंने सिर्फ हमेशा यही सोचा है कि मैं एक अपने लोगों को एजुकेट कर रही हूँ कि अगर आप ये नहीं लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, आपकी फैमिली को किस फाइनेंशियल स्ट्रेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो मैंने हमेशा इसको एक कंसल्टेशन की तरह ही देखा है कि लोगों को एजुकेट करना है और उनकी नीड्स को समझना है पहले, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या गोल्स हैं, वो समझने के बाद आई डू द प्लान फॉर देम। एंड जब उनको लगता है कि हाँ, अगर हम ये वाला प्लान लेते हैं, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है या डिसेबिलिटी है
या रिटायरमेंट के लिए सेव करना है, जब उनको रीज़न समझ में आता है कि हाँ ये क्यों लेना है, और उसके बाद वो देखते हैं अपनी मंथली कैश फ्लो कि कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, एंड देन गो फॉर दैट। बेहतर भविष्य के लिए कनाडा आए लोगों के लिए इंश्योरेंस लेना बेहद ज़रूरी है, पर यदि आप चाहें तो इंश्योरेंस को ही अपने नए देश में अपना नया करियर बनाकर एक बेहतरीन भविष्य को बना सकते हैं। तो देखा आपने इंश्योरेंस के कितने फ़ायदे हैं। तो देखते क्या हैं, जाइए और लेके आइए इंश्योरेंस अगर अभी भी आपने नहीं लिया है। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। किसी से भी आप पूछ लें सुषमा के बारे में तो यही कहेंगे कि यह ब्रॉडकास्टर है जिसको हम जानते हैं। सो मेरी सबसे पहली पहचान वह ब्रॉडकास्टर है। बिजनेस मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे और किसी ने काम ही नहीं दिया। जन्म लिया साउथ अफ्रीका में, काम किया बीबीसी लंदन में और रेडियो स्टेशन शुरू किया कनाडा में। ऑर्डर ऑफ बीसी से सम्मानित बहुत ही प्रोफेशनल सुषमा दत्त वैंकूवर की एक मंझी हुई ब्रॉडकास्टर हैं। यही नहीं, वो पहली कनेडियन महिला हैं जिन्होंने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया। कैसे पाई उन्होंने इतनी सफलता, कैसे पाया उन्होंने ये मकाम, आइए डालते हैं एक नज़र। इस समय आप हमारा कार्यक्रम गपशप सुन रहे हैं और हमारी घड़ियों में बात दोपहर के 2 बजे हैं। अब से लेकर 3 बजे तक आपको और हमारा साथ रेडियो की मिलेगा। दुनिया अजब दुनिया है, जहाँ सुनने वाली तो औरतें हैं, पर रेडियो में काम करने वाले औरतों की गिनती बहुत कम। ऐसे में सुषमा दत्त कनेडियन रेडियो में एक ऐसा नाम है जिसने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। सुषमा का रेडियो से संबंध खासा पुराना है। मैं 10 साल की थी जब पहली बार मैंने एक रेडियो स्टेशन देखा था। तो नैरोबी में केन्या ब्रॉडकास्टिंग में हमारे स्कूल की तरफ से एक छोटा सा ड्रामा होना था। तो मैं पढ़ती लिखती तो थी नहीं, बहुत ही डफर किस्म की मैं स्टूडेंट थी। तो हमारे माँ बाप को कोई उम्मीद नहीं थी मुझसे कि मैं कुछ भी करूँगी ज़िंदगी में। तो मुझे उसमें एक लाइन का पाठ मिला। तो वो स्वामी दयानंद जी के ऊपर कहानी थी। तो स्वामी दयानंद छोटे जब देखते हैं कि पूजा कर रहे हैं सब लोग, तो गणेश जी की मूर्ति के सामने सब पूजा कर रहे हैं, तो एक चूहा आके गणेश जी के लड्डू खा लेता है। तो वो कहानी थी। तो मुझे ये कहना था, देखो वो चूहा लड्डू खा रहा है। तो एक लाइन थी, उसको मैंने पूरी रात रटा, देखो वो चूहा लड्डू खा रहा है, देखो वो चूहा लड्डू खा रहा है। तो जब मेरी बारी आई बोलने की तो मुझसे गलती हो गई, तो फंबल हुआ। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। लेकिन उन्होंने मुझसे 2-3 बार कहलवाया और जब हफ्ते भर के बाद वो नाटक रेडियो पे आया तो मेरी गलती उसमें थी नहीं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, ये कितना मैजिकल दुनिया है कि आप इसमें जितनी गलतियाँ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें मिटा भी सकते हैं। सो आई थॉट दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम कि मैंने रेडियो के बारे में सोचा। जादुई दुनिया के इस सफर में सुषमा चलते चलते इतने आगे बढ़ गई कि उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बचपन में तो शायद गलती की, लेकिन अब ना तो उनके बोलने के अंदाज में कहीं कोई गलती है और ना ही उनके उच्चारण में। मेरी पैदाइश ईस्ट अफ्रीका की है, तो हमारे वहाँ पे हर भाषा बोली जाती थी। हमारे साथ रहने वाले लोग गुजराती भी थे, पंजाबी भी थे, और मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है। लेकिन मुझे हिंदी से हमेशा शौक़ रहा है। मेरे वालिदैन, मेरे डैडी ख़ास तौर पे उर्दू बहुत अच्छी लिखते थे, बोलते थे, और उनसे उर्दू सीखने का भी मौका मिला। तो भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जिसे जितनी जल्दी आप सीख लें उतनी देर तक आप उसे रख सकते हैं। इसीलिए अगर छोटे बच्चों को आप 3-4 अलग अलग ज़बानें सिखा दें तो वो रहती उम्र तक उनको वो ज़बान याद रहेगी। अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़ना और अच्छा लिखना बेहद ज़रूरी है, और सुषमा ने इस सब की शुरुआत बहुत साल पहले कॉलेज से कुछ समय बाद की ही कर दी थी। मुझे लिखने का शौक़ धर्मयुग से शुरू हुआ। मैं धर्मयुग के साथ लिखती थी, और धर्मवीर भारती तब धर्मयुग के संपादक थे। तो एक उनको आर्टिकल लिख के मैंने भेजा, उन्होंने पसंद किया, तो कहने लगे कि आप क्यों नहीं आर्टिकल्स और लिखती। तब मैं इंग्लैंड आ गई थी और बीबीसी में मैंने काम करना शुरू किया था। तो उनमें एक जो बड़ा मशहूर हुआ था
वो जिमी हेंड्रिक्स के साथ इंटरव्यू जो मैंने किया था, बात तो हो नहीं सकी बिकॉज ही वॉज हाई ऑन ड्रग्स, लेकिन उसने एक एल्बम रिलीज़ की थी और उसके ऊपर त्रिमूर्ति की जगह पे अपनी तस्वीरें लगाई हुई थी और उसके पाँव पे देवी देवताएं सारे बैठे हैं। तो मैंने इंडियन हाई कमीशन से जाके कहा, जी भाई ये हर्ट्स माई रिलीजियस फीलिंग्स, तो आप, मैं डिमांड करती हूँ कि ये सारी एल्बम्स पूरे यूरोप से हटा दी जाएं। तो बेचारे वो हाई कमीशन वाले ने देखा मेरी तरफ, ये कौन है लड़की, बोले हम नहीं ऐसा कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैंने आर्टिकल लिखा उसके बारे में। तो धर्मयुग में जब वो आर्टिकल छपा तो इंडियन हाई कमीशन को 6000 चिट्ठियाँ आई। एंड आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मी। कभी रेडियो पर इस किस्म की सनसनीखेज बातें, कभी कुछ गीत संगीत, पर इन सब से भी कुछ ज्यादा करीब है कुछ उनकी अपने मन की बातें जिसमें उनके भाव छुपे रहते हैं। एक प्रोग्राम भी मैं करती हूँ, रात को 11 से 12 बजे तक आता है। प्रोग्राम का नाम है तन्हाई। अगर आप RJ 1200 के वेबसाइट पे जाएं तो यू कैन लिसन टू इट लाइव। उस प्रोग्राम को करते हुए मुझे बहुत मज़ा आता है, इसलिए कि उसमें उर्दू भी है, उसमें शायरी भी है, उसमें मेरे दिल के भाव भी हैं। तो लोग जो मिलते हैं, जो कहते हैं, आई थिंक उस प्रोत्साहन से ही मुझे बहुत मज़ा आता है। पहले रेडियो होस्ट, फिर कनाडा में SCMO रेडियो रिमझिम की संचालक और अब वैंकूवर में AM 1200 पर RJ 1200 की सर्वा। इन विभिन्न क्षेत्रों में सुषमा स्वयं को कहाँ खड़ा पाती हैं? किसी से भी आप पूछ लें सुषमा के बारे में तो वो यही कहेंगे कि यह एक ब्रॉडकास्टर है जिसको हम जानते हैं। सो मेरी सबसे पहली पहचान वह ब्रॉडकास्टर है। बिजनेस मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि मुझे और किसी ने काम ही नहीं दिया। ईस्ट अफ्रीका में जन्मी, भारत में शिक्षा प्राप्त की, पहले इंग्लैंड और फिर कनाडा को अपना घर बना, अपनी भाषा और संस्कारों को सुषमा आज भी अपने दिल में संजोए है। सो हमारी विजन ये है कि अगर हम अपने मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में आ ही गए हैं तो कम से कम इस मुल्क के तो बन के रहें। जो मुल्क छोड़ दिया उसके लिए तो हम गद्दार थे। अगर उसकी लड़ाइयाँ लड़ सकते तो हम उसी मुल्क में रहते। तो यहाँ रह के उस मुल्क की लड़ाइयाँ लड़ना तो इस मुल्क के साथ भी गद्दारी है और उस मुल्क के साथ तो गद्दारी आपने की ही। सो व्हाई नॉट बिकम अ ट्रू कनेडियन। सो लेकिन कल्चर जो अपनी है, ज़बान जो अपनी है, संगीत जो अपना है, वो तो हमारा अपना है ना, उसको तो छोड़ नहीं सकते, उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या बात है सुषमा दत्त की। ये इंस्पिरेशन की ऐसी मिसाल है जिसे कोई भी अपनाना चाहे। एंड आई एम श्योर आप में से बहुतों ने उन्हें आइडल बना भी लिया होगा। खैर, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप जाइएगा मत। क्या बात है प्रोग्राम देख रहे, सुन रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। संगीत की भाषा में मैं कहना चाहूँगी नमस्कारम तिस्त्रम प्रणामी त्रिग्धान धान धा त्रिग्धान धान धा त्रिग्धान धान धा। दुनिया के कई कोनों में महिलाओं ने अपने लिए एक मकाम पाया है और ऐसी ही शख्सियत हैं रचना मेहरा। उनका सफ़र भारत के कई शहरों से होकर कनाडा तक पहुंच गया है। वो न सिर्फ एक गायिका हैं या फिर म्यूज़िक टीचर, बल्कि एक बहुत ही सफल तबला वादक। उन्होंने बहुत सारे मशहूर कलाकारों के साथ परफॉर्म किया है और 2012 में उन्होंने अपना डिवोशनल एल्बम रिलीज़ किया, माँ शेरावाली। आइए नज़र डालते हैं उनकी सक्सेस पे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नृत्य, गायन और वादन, संगीत की तीनों विद्याओं में निपुण रचना मेहरा टोरंटो में नई पीढ़ी में संगीत को जिंदा रखने का प्रयास करती हैं। संगीत इनके जीवन में बचपन से ही है और विरासत में मिला है।
संगीत हमारे परिवार से मुझे मिला, अपने मामा के साइड से। हमारे मामा जी स्वर्गीय केदारनाथ खत्री, शमू महाराज जी के पहले शागिर्द कथक डांसर लखनऊ घराना से थे। तो देखा जाए कि जब मैंने अपने जीवन की शुरुआत करी, जब मुझे थोड़ी समझ पैदा हुई, तो मुझे गुरु के रूप में माँ के दर्शन हुए, या कहिए माँ का दर्शन गुरु के रूप में हुआ। तो पहली गुरु तो मेरी माँ ही हैं, जिन्होंने मुझे इन सब चीज़ों के ताल का, सुर का, थोड़ा थोड़ा डांस का ज्ञान दिया। जब मैं छोटी थी, इटावा का अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन बहुत ही फेमस रहा है ऑल ओवर इंडिया में। तो उस सम्मेलन में वहाँ वैरायटी शो होता था, वहाँ डांस का कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो मैं पार्टिसिपेट हर साल करती थी। तो हमारे तबले के जो गुरु थे श्री उमा शरण वर्मा जी स्वर्गीय, जो कल्लू उस्ताद, इटावा के जाने माने कलाकार कल्लू उस्ताद के छोटे बेटे थे, उन्होंने मुझे देखा स्टेज पे डांस करते हुए। कुछ दिनों बाद वो घर पे आए, तो उन्होंने मेरी माँ से कहा कि मुझे इस बच्ची को तबला सिखाना है। तो मेरी मदर ने कहा, गुरुजी हम लोग तो इस लायक नहीं है आपकी सेवा कर पाएँ। तो उन्होंने कहा, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे ये बच्ची चाहिए। तो इस तरह से हमारा विधिवत तरीके से संगीत की शिक्षा का आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य और नवाबों के प्रदेश यूपी में पली बड़ी रचना की हिंदी और उर्दू दोनों में ही महारत हासिल है। रचना को गजल सीखने के लिए श्री रियाज खान साहिब और जुम्मन मीर साहिब जैसे दिग्गज उस्तादों का शिष्य बनने का सौभाग्य मिला, और साथ ही में श्री उमा शरण वर्मा जी से 18 साल तक उन्होंने तबला सीखा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरी उर्दू मैं बहुत अच्छी बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे एनवायरनमेंट में रही हूँ मैं, तो मेरा तलफ़ुज़ साफ रहा। आपकी याद आती रही रात भर। भगवान का हमारे को आशीर्वाद रहा, ईश्वर की विशेष कृपा रही। इस मामले में मैं तो सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझको बनाने के लिए पूरा ध्यान दिया। मेरी माँ बराबर मेरे साथ लगी रहती थी, हमेशा मुझे ले जाना, तैयार करना, सामने बैठे रहना, अकेले नहीं छोड़ना, कहीं पर भी बहुत ख्याल करती थी। और जब भी कोई शहर में कोई अच्छे कलाकार आते थे तो उनको घर पे बुलाती थी, उनकी सेवा पानी करती थी। तो जो कुछ भी मुझे सीखने को मिलता था इसी वजह से मिलता था, और गुरुओं का तो कृपा थी ही, गुरुओं की कृपा तो थी। 1990 में शादी होने के बाद उनके नए परिवार ने रचना को संगीत में बढ़ावा दिया। मेरे फादर इन लॉ एक्चुअली वो हिंदी के प्रोफेसर थे, वो भी म्यूज़िक मींस एकेडमिक लाइन से ही थे, और वो बड़े बड़े वो कराते थे, फेस्टिवल्स कराते थे। द्रोणाचार्य कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल्स होते थे वो कराते थे। ही वॉज द मेन ऑर्गेनाइज़र, तो म्यूज़िक से वास्ता उनका था ही, एंड ही इज़ अ राइटर ऑल्सो। तो लिखते भी थे, बुक्स भी लिखी उन्होंने, बड़े बड़े शोज़ ऑर्गेनाइज करते। 2001 में हम लोग कनाडा आए। तो जब शुरू में कनाडा आए तो हमें कनाडा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस ये ना एक तो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर सा दिमाग में रहता है कि वैसा होगा। लेकिन जब यहाँ आए तो हम लोगों ने गुरुद्वारे देखे, मंदिर देखे, वेस्ट इंडियन पीपल देखे, तो सारी चीज़ें देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और किस तरह से मैं इस सोसाइटी में अपना ली गई, बड़े प्यार से, मुझे पता भी नहीं लगा। सभी लोगों का बहुत सहयोग रहा, और पहला मेरा जो स्टूडेंट मुझे मिला वो गुरुद्वारे से ही, रेक्सडेल गुरुद्वारे से ही मुझे प्राप्त हुआ। 2001 में कनाडा आने पर उन्होंने अपना संगीत विद्यालय शुरू किया। जब मैं कनाडा में आई थी तो उर्दू प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ कनाडा ने मुझे बेस्ट फीमेल तबलिस्ट अवार्ड ऑफ कनाडा दिया था। तो उन दिनों मैं काफ़ी रियाज़ करती थी और जगह जगह परफॉर्मेंस करती थी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मेरे स्टूडेंट्स, मेरे शागिर्द, मेरा अपना बेटा, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारी कैनेडियन सोसाइटी में प्रोफेशनल तौर पर तबला बजा रहे हैं, तो मुझे सुकून होता है कि अगर मैं ना भी बजाऊं तो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे बजा रहे हैं, तो दे आर माई मिरर्स। चिट्टा कुक्कड़ बने रहते, चिट्टा 1996 में देश भर के गायकों में से चुने 5 में से रचना को टी सीरीज के साथ गाने का मौका मिला।
उसके बाद रचना की हरियाणवी, पंजाबी और धार्मिक एल्बम्स आई और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये संगीत की जो जर्नी है, इसमें जो भी न्यू अचीवमेंट मुझे होता है, दैट इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। एंड आफ्टर अ वाइल इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, दैट गिव्स मी मोर एनकरेजमेंट टू वर्क हार्डर एंड हार्डर। रचना मेहरा की कहानी देखकर आप खासे इम्प्रेस हुए होंगे और कुछ करने की चाह ज़रूर जागी होगी। तो फिर देर किस बात की, उठिए, शुरू हो जाइए। तब तक लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। गर्मियाँ शुरू होते ही कनाडा में कल्चरल प्रोग्राम्स की बाढ़ आ जाती है और अगर आप ऐसे किसी प्रोग्राम के बारे में जानते हैं तो हमें लिख भेजिए। लेकिन फ़िलहाल ऐसे ही होने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी लीजिए। हमारा कार्यक्रम कैसा लगा या फिर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव हैं तो आप हमें ईमेल से लिख सकते हैं या फिर फ़ोन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे लाइक भी कर सकते हैं। हमें संपर्क करने की जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। तो ये था हमारा आज का सफ़र और हमें पूरी उम्मीद है कि आपका दिल कह रहा होगा क्या बात है। अगले हफ्ते आपके पास फिर आएंगे ऐसी कहानियाँ लेकर, ऐसे लोगों से मुलाकात जिससे हम और आप बहुत इंस्पायर्ड हो जाएं। तब तक के लिए हम आपको रचना मेहरा के इस डिवोशनल सॉन्ग के साथ छोड़े जाते हैं। नमस्कार। साडी मुक चली गमा वाली रात, साडी मुक चली गमा वाली रात, दरश दिखा के साडी मुक चली गमा वाली रात, दरश दिखा के असी नचना मैया की सारी रात, दरश दिखा के। बच्चियां ने मिल के जगन रचाया है, आजा शेरवाली मैया सबने बुलाया है। ओ बच्चियां ने मिल के जगन रचाया है, आजा शेरवाली मैया सबने बुलाया है। तेरे चरणा च होनी प्रभात, तेरे चरणा च होनी प्रभात, दरश दिखा के तेरे चरणा च होनी प्रभात, दरश दिखा के असी नचना मैया